कहानी की शुरुआत में एक सामूहिक शादी का प्रोग्राम दिखाया जाता है। बहुत धूमधाम से बड़े इंतजाम के साथ एक साथ ढेरों शादियां हो रही हैं। मीनाक्षी नाम की एक औरत ने बहुत सारी गरीब लड़कियों की शादी की जिम्मेदारी ली है। सभी लड़कियां चुपचाप शादी के मंडप में बैठी हैं, पर एक लड़की रोने लगती है। वो किसी भी हाल में शादी करना ही नहीं चाहती। मीना उससे बिल्कुल भी जबरदस्ती नहीं करती और विजय नाम के एक आदमी से उस लड़की को मंडप से बाहर ले जाने को बोलती है। मीना की असिस्टेंट कुसुम उस लड़की की जगह दूसरी लड़की को घूंघट उठाकर मंडप में बैठा देती है। कौन है ये मीनाक्षी? क्या इतनी सारी लड़कियों की जिम्मेदारी लेकर वो सच में उनका भला कर रही है, या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है? ये राज थोड़ी देर के बाद खुलेगा। अब हम आसाम के सिलचर शहर को देखते हैं। यहाँ हम डीआईजी वर्तिका चतुर्वेदी को देखते हैं। वर्तिका दिल्ली पुलिस की एक ईमानदार ऑफिसर है, पर एक मुश्किल केस सुलझाते समय कुछ नियम तोड़ने की वजह से वर्तिका को दिल्ली से सीधे आसाम के छोटे शहर सिलचर में ट्रांसफर कर दिया गया है। अपने परिवार, अपना शहर और अपनी पूरी पुलिस टीम को छोड़कर वर्तिका को इस शहर आना पड़ा। बारिश वाली एक शाम वर्तिका को खबर मिलती है कि हाईवे पर एक ट्रक में इलीगल आर्म्स ले जाए जा रहे थे। हथियारों वाले ट्रक को पकड़ने के लिए वर्तिका अपनी टीम के साथ हाईवे पर पहुंचती है। कुछ देर इंतजार करने पर एक शक वाला ट्रक सामने आता है। पुलिस को देखते ही ट्रक के अंदर से गोलीबारी शुरू हो जाती है। इससे पुलिस का ध्यान भटक जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर ट्रक के अंदर से 3 लोग उतरकर भागने लगते हैं, पर ट्रक ड्राइवर भाग नहीं पाता और वो पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है। ड्राइवर को पकड़ने के बाद जब पुलिस ट्रक के अंदर चेक करती है तो सबकी आंखें खुली रह जाती हैं, क्योंकि ट्रक के अंदर कोई हथियार नहीं बल्कि बहुत सारी लड़कियां ठूस ठूस कर बैठी हुई थी। इन सभी को तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था। पुलिस लड़कियों को बचाकर थाने ले आती है। इसके बाद उस ट्रक ड्राइवर से पूछताछ की जाती है, जिससे पता चलता है कि लड़कियों को दिल्ली ले जाया जा रहा था। रास्ते में कुछ और जगहों पर ट्रक रोककर और भी लड़कियों को बैठाने का प्लान था। ड्राइवर ये भी बताता है कि ऐसा ही एक और ट्रक 2 दिन पहले दिल्ली के लिए निकल चुका है, पर इन सब के पीछे कौन है इसकी कोई जानकारी ड्राइवर से नहीं मिल पाती। पुलिस बचाई गई लड़कियों से पूछती है, जिनसे पता चलता है कि उन्हें नौकरी का झांसा देकर या झूठ बोलकर फंसाया गया था। सिलचर थाने में कुछ दिन पहले ऐसे ही एक केस की शिकायत आई थी। एक शिकायत सोनम नाम की एक लड़की की थी। उसकी दादी ने शिकायत की थी कि सोनम नौकरी के लिए दिल्ली आई थी और उसके बाद से उसका फोन बंद है। पुलिस को शक होता है कि जो ट्रक 2 दिन पहले निकला था उसमें शायद सोनम भी हो। ट्रक दिल्ली जा चुका है, इसलिए वर्तिका अपनी दिल्ली टीम के मेंबर इंस्पेक्टर भूपेंद्र को कॉल करके बता देती है और उन्हें तुरंत जानकारी निकालने को बोलती है। इसके बाद हम वर्तिका की दिल्ली टीम की एक और मेंबर सब इंस्पेक्टर नीति सिंह को देखते हैं। नीति के घर पर एक पूजा हो रही थी और उस पूजा में नीति के पति देवेंद्र अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आए थे। असल में नीति और उसके पति का तलाक हो चुका है। नीति अपने काम के लिए बहुत ज्यादा ईमानदार थी, इसीलिए वो अपनी पर्सनल लाइफ को ज्यादा समय नहीं दे पाई। यहीं से उनके रिश्ते में खटास आनी शुरू हो गई, जिसका आखिरी नतीजा तलाक है। खैर, पूजा के दौरान सब इंस्पेक्टर बिमला नीति को कॉल करके बताती है कि किसी ने 2-2.5 साल के एक छोटे बच्चे को बहुत बुरी तरह जख्मी हालत में हॉस्पिटल में छोड़कर भाग गया है। बच्चा फिलहाल आईसीयू में है। नीति तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाती है। डॉक्टर नीति को बताते हैं कि बच्चे के दिमाग में चोट लगी है और उसका बहुत ज्यादा इंटरनल ब्लीडिंग हो गया है। बच्चे के दोनों गालों पर बहुत ही बेरहमी से काटने के निशान है। बच्चे के बचने की उम्मीद बहुत कम है। नीति की टीम हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज चेक करती है, जिससे पता चलता है कि एक लड़की ऑटो रिक्शा से बच्चे को लेकर आई थी। फिर वो जल्दी से बच्चे को हॉस्पिटल के कॉरिडोर में रखकर वहां से भाग जाती है। पुलिस उस फुटेज से लड़की की फोटो ले लेती है, जिसके बाद फुटेज से ऑटो रिक्शा की नंबर प्लेट देखकर उस ऑटो रिक्शा को ढूंढ निकाला जाता है। वो ड्राइवर के घर जाकर लड़की की फोटो दिखाकर पूछताछ करते हैं। ड्राइवर बताता है कि लड़की एक लॉज के सामने से रिक्शा में बैठी थी। पुलिस तब ड्राइवर से उस लॉज का पता ले लेती है। इसके बाद हमें औरतों की तस्करी करने वाले गिरोह के कुछ लोगों को दिखाया जाता है। इनमें से एक है कल्याणी। वो कुछ लड़कियों को एक घर के अंदर ले आती है। 2 दिन पहले सिलचर से जो बस निकली थी उसी में से ये लड़कियां आई थी। इन सबको नौकरी देने के लालच देकर लाया गया था और कल्याणी लड़कियों से कहती है कि पहले उनकी ट्रेनिंग होगी, फिर उन्हें जॉब मिलेगी और ट्रेनिंग का पहला स्टेप है खुद को अच्छे से तैयार करना, चेहरे पर मेकअप लगाना, खुद को टिप टॉप रखना वगैरह। लेकिन उन सीधी सादी लड़कियों को असली सच पता नहीं था। इन लड़कियों को आगे प्रोस्टिट्यूशन के लिए बेचा जाएगा, इसलिए सबसे पहले उन्हें दिखने लायक बनाने की तैयारी चल रही थी। लड़कियां कल्याणी का असली इरादा नहीं समझ पाती और नौकरी की आस में उसकी हर बात मान लेती हैं। इस तस्करी रैकेट का एक और मेंबर है राहुल। खुशी नाम की कोई लड़की राहुल को बार बार मैसेज कर रही थी, इसलिए राहुल कल्याणी से झूठ बोलकर इमरजेंसी काम का बहाना बनाकर खुशी से मिलने चला जाता है। इसके कुछ देर बाद ही कल्याणी के फोन पर मीनाक्षी का कॉल आता है। वो पूछती है कि कितनी लड़कियां आ गई और बाकी कब आएंगी। इसका
मतलब यह है कि इस पूरे रैकेट की मेन बॉस यही मीना है। अच्छे काम की आड़ में यह है उसका असली गंदा बिजनेस। सामूहिक विवाह तो बस एक बहाना था। कल्याणी मीना को बताती है कि बाकी लड़कियां कल आएंगी, लेकिन उसे अभी तक ये नहीं पता कि बाकी लड़कियों को पुलिस ने बचा लिया है। दूसरी तरफ पुलिस ड्राइवर के बताए गए पते पर उस लॉज में पहुंच जाती है। लॉज के मैनेजर को लड़की की फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछा जाता है। मैनेजर बताता है कि उस लड़की का नाम खुशी है। वो अपने पति राहुल और बच्चे के साथ पिछले 1.5 महीने से उसी लॉज में रह रही है। पुलिस जब उनके कमरे में चेक करने जाती है तो हैरान रह जाती है। पूरा वॉशरूम खून से भरा हुआ था। इतना ही नहीं, कमरे में भी कई जगहों पर खून के धब्बे थे और पूरा कमरा फैला हुआ था। कमरे की दीवारों पर खुशी, राहुल और उनके बच्चों के कई तस्वीरें लगी थीं। तस्वीरें देखकर लग रहा था कि उनका परिवार काफी खुशहाल फैमिली था, लेकिन पुलिस समझ जाती है कि उनकी हंसती खेलती तस्वीरों के पीछे कोई खूनी कहानी छिपी है जिसे देखकर समझा नहीं जा सकता। पुलिस उस कमरे के सारे सबूत इकट्ठा करती है। इसके बाद पास के कमरे के एक आदमी से खुशी और राहुल के बारे में पूछताछ की जाती है। तभी राहुल लॉज के सामने आता है। वो खुशी से मिलने आता है, लेकिन सड़क पर पुलिस के लोगों को देखकर एक पल भी ना रुककर वहां से भाग जाता है। उधर कल्याणी कुछ लड़कियों को तैयार करके मीना के पास भेज देती है। मीना उनमें से 3 को सिलेक्ट करती है और कहती है कि तुम्हें मैं विदेश ले जाकर नौकरी दूंगी। लड़कियों को अभी भी नहीं पता कि उनके साथ क्या होने वाला है। मीना का साथी विजय लड़कियों के लिए नकली पासपोर्ट बनवा देता है। इसके बाद हम वर्तिका को देखते हैं। ट्रक से दिल्ली लाई गई लड़कियों का पता लगाने के लिए वर्तिका खुद दिल्ली पहुंच जाती है। उसका टीम मेंबर भूपेंद्र उसे एयरपोर्ट पर रिसीव करने आता है। फिर हम खुशी को देखते हैं। बच्चे को हॉस्पिटल में छोड़कर खुशी एक पार्क में छिपकर बैठी है। तभी राहुल का कॉल आता है। राहुल खुशी से उसका लोकेशन पूछता है। खुशी उसे जगह बता देती है। यहाँ खुशी को बहुत पछतावा हो रहा था। खुशी समझ जाती है कि बच्चे को ऐसे छोड़कर भागना गलत था। वो रोते रोते कहती है कि हमें अपने बच्चे को देखने जाना चाहिए। राहुल उसे तसल्ली देता है, कहता है हम जरूर जाएंगे। दूसरी तरफ डॉक्टर बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बच्चे का नाम नूर है। नीति और उसकी टीम सारे सबूत देखकर केस के बारे में बात करती है। दीवार पर लगी तस्वीरों से पता चल रहा था कि खुशी नूर से बहुत प्यार करती है। इसलिए नीति को लगता है कि खुशी नूर को देखने दोबारा हॉस्पिटल जरूर आएगी। इसलिए टीम 2 हिस्सों में बट जाती है। सब इंस्पेक्टर बिमला और जयराज हॉस्पिटल के सामने पहरा देते हैं ताकि खुशी आते ही पकड़ी जाए, और बाकी लोग अलग अलग जगहों पर राहुल को ढूंढते रहते हैं। जांच पड़ताल करने पर पुलिस को पता चलता है कि राहुल का चरित्र बिल्कुल अच्छा नहीं है। मौका मिलते ही वो लड़कियों के साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि उसने 12 साल की एक लड़की को भी नहीं छोड़ा। इधर खुशी हॉस्पिटल में राहुल का इंतजार करती है, लेकिन राहुल हॉस्पिटल के अंदर ना जाकर खुशी को लेकर भागने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जानता है कि पुलिस हॉस्पिटल में पहरा दे रही होगी। पर खुशी बच्चे को छोड़कर जाने को तैयार ही नहीं थी। एक समय ऐसा आता है जब राहुल जबरदस्ती खुशी को कार में बैठाकर भागने लगता है, लेकिन इससे पहले ही नीति उन्हें सीसीटीवी कैमरा में देख लेती है और तुरंत जयराज और बिमला को उनका पीछा करने को बोलती है। कुछ दूर जाने के बाद राहुल कार रोककर खुशी को लेकर कहीं छिप जाना चाहता है, पर खुशी कहीं नहीं जाती। इसलिए राहुल खुशी को वहीं छोड़कर भाग जाता है। खुशी चुपचाप कार में ही बैठी रहती है और इस तरह वो पुलिस के हाथों पकड़ी जाती है। इधर भूपेंद्र और वर्तिका को मुंबई ट्रैफिक का एक सीसीटीवी फुटेज मिलता है, जिसमें दिखता है कि एक ट्रक से कुछ लड़कियों को उतारकर एक मिनी बस में बैठाया जा रहा था। वर्तिका समझ जाती है कि ये वही बस है जो सिलचर से आई थी। वो और ज्यादा परेशान हो जाती है जब वो बस से उतरते हुए सोनम नाम की लड़की को देखती है। इसके बाद हम मीना को देखते हैं। वो अपनी चुनी हुई 3 लड़कियों को लेकर थाईलैंड चली जाती है। वहां वो उन्हें जॉन नाम के एक क्लाइंट को बहुत ऊंचे दाम पर बेच देती है। लड़कियों को सौंपने से पहले मीना जॉन से पैसे ले लेती है। जॉन और मीना के बीच डील होती है कि मीना बाद में और लड़कियों को भी लेकर आएगी बेचने के लिए। उनकी बात सुनकर अब लड़कियों को समझ आता है कि उनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। पैसे लेकर जब मीना जाने लगती है तो एक लड़की मीना को दीदी दीदी कहकर जोर से बुलाती है। उसे थोड़ी सी उम्मीद थी कि मीना उन्हें ऐसे छोड़कर नहीं जाएगी, लेकिन मीना एक बार भी उनकी तरफ मुड़ कर देखती भी नहीं। इसके बाद हम वर्तिका और उसकी छोटी बेटी चांदनी को देखते हैं। चांदनी जर्नलिस्ट बनना चाहती है। फिलहाल वो अपनी माँ के ही एक पुराने केस पर रिसर्च कर रही थी। चांदनी वर्तिका से उस केस के बारे में सुनना चाहती है, लेकिन वो केस इतना भयानक था कि वर्तिका उसे याद भी करना नहीं चाहती। पर बेटी के जोर देने पर वो बताने लगती है। एक लड़की कमला मार्केट की एक कोठे से देर रात भाग निकली थी। उसने खुद ही पुलिस को उस कोठे के बारे में टिप दी थी। वर्तिका अपनी टीम को लेकर उस कोठे पर छापा मारने गई थी। वर्तिका तब एसपी थी और ये उसका पहला रेड था। उस दिन कोठे के अंदर
पर लड़कियों का जो बुरा हाल वर्तिका ने देखा उसे याद करके आज भी उसकी रूह कांप जाती है और इसी वजह से वर्तिका तस्करों के चंगुल से लड़कियों को बचाने के लिए इतनी सीरियस है। वो किसी भी कीमत पर उन लड़कियों को बचाना चाहती है। दूसरी तरफ नीति खुशी से इंट्रोगेशन रूम में सवाल करती है। वो राहुल के बारे में, नूर के बारे में जानना चाहती है। नीति को खुशी से कोई जानकारी नहीं मिल पाती। नीति थोड़ा गुस्सा होकर कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ, पर अगर तुम नहीं समझोगी तो मैं कुछ नहीं कर सकती। पूछताछ वाले कमरे से निकलकर नीति कोर्ट जाती है। आखिरकार उसका और उसके पति का तलाक हो जाता है। इसके बाद वो वापस अपने ऑफिस आती है। वहाँ उसकी मुलाकात वर्तिका से होती है। नीति के ऑफिस में बच्ची के केस की जानकारी देखकर वर्तिका घबरा जाती है। इसके बाद हम मीना और विजय को देखते हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जब वो साथ में वक्त बिता रहे थे तभी मीना के क्लाइंट जॉन का कॉल आता है। वो बताता है कि मीना ने जो 3 लड़कियां भेजी हैं वो उन्हें बहुत पसंद आई। जॉन ऐसे ही 40 और लड़कियां भेजने को कहता है। मीना कहती है कि मैं इससे भी और अच्छी लड़कियां दूंगी, पर हर लड़की की कीमत 15 लाख देनी होगी। जॉन मान जाता है पर शर्त रखता है कि 1 हफ्ते के अंदर डिलीवरी हो जानी चाहिए। पैसे के लालच में मीना भी राजी हो जाती है। दूसरी तरफ वर्तिका और भूपेंद्र उस मिनी बस का पता लगाने की कोशिश करते हैं जिसमें लड़कियों को ले जाया गया था। बस के ऊपर लगे लोगों को देखकर वो उस ट्रांसपोर्ट एजेंसी से मिलने जाते हैं और पूछते हैं कि वो मिनी बस किसके पास है। एजेंसी का मालिक ड्राइवर की जानकारी वर्तिका को दे देता है। फोटो राहुल की थी। फोटो देखते ही वर्तिका पहचान जाती है कि ये वही राहुल है जो नीति के केस का भागा हुआ आरोपी है। वर्तिका समझ जाती है कि दोनों केस आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए भूपेंद्र राहुल को ढूंढने की तैयारी शुरू कर देता है। उधर राहुल शहर छोड़कर भागने की तैयारी कर रहा था। नूर के केस की खबरें सभी न्यूज चैनलों पर छाई हुई थी। साथ ही पुलिस भी हर जगह राहुल को ढूंढ रही थी, लेकिन सबकी नजर से बचकर राहुल शहर छोड़कर भागने में कामयाब हो जाता है। इधर वर्तिका नीति को बुलाती है और केस के बारे में बताती है कि राहुल नाम का लड़का दोनों केसों में जुड़ा हुआ है। इसके बाद हम कल्याणी को देखते हैं। कल्याणी नई लड़कियों को तैयार करके मीना के पास लाती है, लेकिन मीना उन्हें साइड करके कल्याणी से बाकी लड़कियों के बारे में पूछती है जिनका ट्रक अभी तक दिल्ली नहीं पहुंचा। कल्याणी कहती है कि ट्रक 1-2 दिन में पहुंच जाएगा। वो ये भी बताती है कि सिलचर में एक नई ऑफिसर का ट्रांसफर हुआ है जो इन सब कामों में रुकावट बन रही है। इस वजह से कल्याणी समय पर लड़कियों को ला नहीं पा रही। कल्याणी के मुंह से वर्तिका का नाम सुनते ही मीना उसे पहचान जाती है और कल्याणी को सावधान करती है कि वर्तिका कोई मामूली पुलिस ऑफिसर नहीं है, इसीलिए थोड़ा सतर्क रहना। इसके बाद मीना लड़कियों से बात करती है। वो लड़कियों को अपनी असिस्टेंट कुसुम को सौंप देती है ताकि कुसुम उन्हें क्लाइंट के लिए तैयार कर सके। इधर जब वर्तिका को पता चलता है कि खुशी कुछ बता नहीं रही तो वो खुद खुशी से बात करने जाती है। वर्तिका खुशी से पूछती है कि बच्चे की असली माँ कौन है। खुशी की उम्र कम देखकर वर्तिका समझ जाती है कि नूर उसका असली बच्चा नहीं हो सकता, लेकिन खुशी कहती है कि मैं ही नूर की माँ हूँ। वर्तिका यकीन नहीं करती। वो खुशी को डराकर कहती है नूर को बचाना है तो उसकी असली माँ को ढूंढना होगा। तब खुशी मान लेती है कि नूर उसका असली बच्चा नहीं है। नूर कल्याणी के लिए काम करने वाली किसी लड़की का बच्चा है। कल्याणी ने राहुल को यह बच्चा शायद मारने के लिए दिया था, लेकिन खुशी ने बच्चे को अपनी गोद में लेकर अपने बच्चे की तरह पाला। वर्तिका कल्याणी के बारे में पूछती है। खुशी बताती है कि कल्याणी एक दलाल है जो लड़कियां बेचने का काम करती है। राहुल उस गाड़ी का ड्राइवर है जिसमें उन लड़कियों को ले जाया जाता है। कल्याणी खुशी को कहीं बेचने वाली थी, लेकिन राहुल को उससे प्यार हो गया और उसने खुशी को कल्याणी से बचा लिया। इसके बाद उसने खुशी से शादी कर ली और उसे नई जिंदगी दी, इज्जत दी। खुशी लगातार राहुल की तारीफें किए जा रही थी। ये सुनकर वर्तिका कहती है कि तुम एक बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। जो आदमी एक छोटे बच्चे का ये हाल कर सकता है वो अच्छा इंसान कभी नहीं हो सकता। तब खुशी कहती है कि राहुल ने नूर के साथ कुछ नहीं किया, नूर का ये हाल मैंने किया। वर्तिका पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया। तब खुशी बताती है कि नूर दिन रात सिर्फ रोता रहता था। खुशी अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और एक बार रोते रोते नूर ने खुशी के हाथ पर जोर से काट लिया था। तब गुस्से में आकर खुशी ने भी उसके दोनों गालों पर जोर से काट लिया। वहां से खून निकलने लगा तो खुशी ने उसे साफ करने के लिए नूर को वॉशरूम में ले गई। उसने बच्चे को कमोड पर बैठा दिया और तौलिया लेने गई, लेकिन उसी समय नूर नीचे गिर गया और उसके सिर पर बुरी तरह चोट लग गई। ये सब सुनकर तो वर्तिका दहल जाती है। इसके बाद वो खुशी से कल्याणी के घर का पता पूछती है। पता लेकर नीति और उसकी टीम कल्याणी के घर जाकर उसे गिरफ्तार करती है। उनका अगला निशाना राहुल था। राहुल इस समय अपनी एक्स गर्लफ्रेंड सोफिया के घर पर छिपा हुआ था। पुलिस से बचने के लिए उसने सोफिया के घर शरण ली थी। राहुल सोफिया का मन बहलाने के लिए उसे माफी मांगता है और कहता है तुम्हें छोड़कर खुशी के पास जाकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। अब मुझे अपनी गलती समझ आ गई है और मैंने फैसला किया है कि सब कुछ ठीक हो जाने के बाद मैं तुमसे शादी करूंगा। लेकिन इस बार सोफिया राहुल की बातों में नहीं
नहीं आती। उसने न्यूज में नूर का भयानक हाल देखा था, इसीलिए वो पुलिस से कांटेक्ट करके उन्हें बता देती है कि राहुल उसके पास है। सोफिया के घर पर पहुंच जाती है। पुलिस को देखकर राहुल वहां से भागने की कोशिश करती है, पर आखिरकार पकड़ा जाता है। इसके बाद राहुल को रिमांड में लिया जाता है। राहुल कहता है कि मैं तो अपनी पत्नी से मिलने के लिए गया था। तब पुलिस खुशी और नूर की तस्वीरें दिखाकर पूछती है, तो ये कौन है? राहुल अकेले में बड़बड़ाने लगता है, मैंने कुछ नहीं किया, एक छोटी बच्ची को मैं क्यों मारूंगा? पुलिस को अब समझने में देरी नहीं लगती कि असली गुनहगार यही राहुल है। इसी समय दूसरे कमरे में कल्याणी से भी पूछताछ की जा रही थी। कल्याणी कहती है कि मैं एक एजेंसी चलाती हूँ। मेरी एजेंसी से घरों में काम करने वाली लड़कियां, रसोइयां, हाउसकीपर की सर्विस दी जाती है। ये सुनकर वर्तिका कहती है, लेकिन आपके पड़ोसी ने तो कहा कि आप लड़कियों के साथ गैर कानूनी धंधा करती हैं। तब कल्याणी कहती है कि वो सब मुझसे जलते हैं और झूठ बोलते हैं। इसके बाद नीति कल्याणी को नूर की फोटो दिखाकर पूछती है कि बच्चे की असली माँ कौन है। कल्याणी कहती है, मुझे क्या पता। वो किसी भी तरह ये मानने को तैयार ही नहीं होती कि वो ट्रैफिकिंग से जुड़ी हुई है। ये देखकर वर्तिका को काफी गुस्सा आता है। सिचुएशन को बिगड़ता हुआ देखकर कल्याणी वकील हायर करना चाहती थी, लेकिन वकील से बात करने के बहाने वो मीना को कॉल करती है। मीना कल्याणी को भरोसा दिलाती है कि वो वकील करके उसे छुड़वा देगी और वो बिल्कुल चिंता ना करे। जल्दी कल्याणी का केस कोर्ट में आता है। वकील बेल करवाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वर्तिका जब कल्याणी के खिलाफ कुछ सबूत कोर्ट में पेश करती है तो कोर्ट 3 दिन के लिए कल्याणी को पुलिस कस्टडी में रखने का आदेश देती है। पुलिस जब कल्याणी को लेकर कोर्ट रूम से बाहर निकलती है, तभी एक अजीब घटना होती है। 2 अनजान लोग तेज रफ्तार से बाइक चलाते हुए आते हैं और कल्याणी को गोली मारकर भाग जाते हैं। पुलिस की आंखों के सामने ही कल्याणी की मौत हो जाती है और पुलिस कुछ नहीं कर पाती। इस बात पर वकील लोग आंदोलन कर रहे हैं। वो शूटर को जल्द से जल्द पकड़ने को बोलते हैं। साथ ही ये भी कहते हैं कि जब तक शूटर पकड़े नहीं जाते वो हड़ताल जारी रखेंगे। इधर वर्तिका उन 2 शूटरों को ढूंढने के लिए सीसीटीवी फुटेज चेक करने को बोलती है। आईजी पंकज वर्तिका को कॉल करके शूटर्स के बारे में पूछता है। वर्तिका कहती है कि सीसीटीवी फुटेज चेक हो रहा है। कल्याणी का एक असिस्टेंट जिसका नाम राहुल है वो अभी उनकी कस्टडी में है। वो बेबी नूर के केस से जुड़ा हुआ है और कल्याणी इन दोनों केसेस में जुड़ी थी। आईजी वर्तिका को सारे अपडेट देने और शूटर्स को जल्दी से पकड़ने को बोलते हैं। वर्तिका इसके बाद राहुल के पास जाती है और कहती है कि नूर अभी आईसीयू में मौत से लड़ रही है और खुशी पुलिस कस्टडी में है। अटेम्प्ट टू मर्डर की कोशिश में उसे जेल हो सकती है। तब राहुल कहता है कि खुशी ने कुछ भी नहीं किया। वर्तिका कहती है, लेकिन खुशी ने तो कहा कि उसी ने नूर को मारा। तब राहुल कहता है कि मैंने उसे कहा था 14 साल की उम्र में वो बच्चे को कैसे संभालेगी। तब नीति कहती है कि तुमने 14 साल की लड़की से शादी की है, तुम जानते भी हो इसके लिए तुम्हें जेल भी हो सकती है। राहुल कहता है, मैं क्यों जेल जाऊं, मैंने तो उसे गंदी जगह से निकाला, शादी करके एक परिवार दिया। उसके बाप ने तो उसे 10 साल की उम्र में ही बेच दिया था और उसके चाचा शादी के नाम पर ले जाकर उसे यहाँ लाकर उसके साथ गलत काम करते थे। जेल भेजना है तो उन्हें भेजो जो 14 साल की लड़की के साथ बिजनेस करवाते थे। तब वर्तिका कहती है, खुशी ने कहा कल्याणी ने नूर को तुम्हें दिया। राहुल तब झूठ बोल देता है कि वो कल्याणी को नहीं जानता। तब राहुल को कल्याणी की मौत का फुटेज दिखाया जाता है। वर्तिका राहुल से कहती है कि कोर्ट रूम से निकलते ही कल्याणी को गोली मार दिया गया, अगला शिकार तुम भी हो सकते हो। तब राहुल डरने लगता है। इसके बाद वर्तिका फिर से पूछती है, क्या राहुल कल्याणी को जानता है? राहुल इस बार मान लेता है। वो कहता है, जब मैं 15 साल का था तब कल्याणी मुझे गैरेज से लेकर आई थी, तब से मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। वर्तिका पूछती है, कल्याणी ने तुम्हें बच्चा दिया था, लेकिन उसे ये बच्चा कहाँ से मिला? उसकी माँ का नाम जानते हो? उसकी माँ कहाँ है? राहुल कहता है, कहाँ है ये तो नहीं पता, पर बच्चे की माँ का नाम शबनम बानो था। कल्याणी ने उसे फार्म हाउस पर छोड़ दिया था। इसके बाद मुझे नहीं पता वो कहाँ गई। वर्तिका पूछती है, कल्याणी के पास जो लड़कियां आती थी उन्हें कहाँ भेजा जाता था? राहुल बताता है, उन्हें कोठे पर भेज दिया जाता था। वर्तिका पूछती है, आजादपुर मंडी से मंगलवार को कुछ लड़कियों को उठाया गया था, वो लड़कियां कहाँ हैं? राहुल कहता है कि उन्हें शायद क्लाइंट के पास भेज दिया गया होगा। वर्तिका क्लाइंट का नाम पूछती है, पर राहुल नहीं बताता क्योंकि उसे नाम पता ही नहीं था। वर्तिका तब पूछती है, वो किसके लिए काम करता था? तुम कुछ तो जानते होगे। राहुल तब बड़ी दीदी का नाम लेता है, पर उसका असली नाम उसे पता नहीं था। वर्तिका तब सब पुलिस वालों से कहती है कि वो एक टीम बनाकर इन दोनों केसेस की जांच करेंगे। भूपेंद्र वर्तिका को कल्याणी की कॉल रिकॉर्ड देता है और कहता है, इसमें एक नंबर पर बार बार कॉल किया गया है, ये नंबर मैरिज ब्यूरो के नाम से रजिस्टर्ड है। नीति कहती है कि इस मैरिज ब्यूरो का शबनम से कोई कनेक्शन हो सकता है। नीति इस केस की जांच के लिए रोहतक चली जाती है और भूपेंद्र और वर्तिका उन शूटर्स के बारे में जांच करते हैं। वर्तिका लंदन नाम के एक आदमी से मिलती है। लंदन वर्तिका के लिए जासूस का काम करता था। वर्तिका लंदन को उन शूटर्स के बारे में पता लगाने को कहती है और उसे बस 24 घंटे का समय है। इसके बाद हम हरियाणा के रोहतक में कुसुम को देखते हैं, जो उस समय लड़कियों को मेकअप करना सिखा रही थी।
रात में नीति रोहतक पहुंचती है। वहाँ एसआई सिमरन उसका स्वागत करती है। सिमरन नीति को अपने स्टेशन पर ले जाती है। नीति वहाँ की सभी फाइलें चेक करती है। वहाँ नीति को कुछ शादियों की तस्वीर मिलती है और वो उन तस्वीरों को लेकर अपने क्वार्टर में आ जाती है। अगले दिन दिल्ली में वर्तिका हॉस्पिटल में थी। डॉक्टर उसे बताते हैं कि बच्चे के बचने के चांसेस बहुत कम हैं। इधर एसआई बिमला खुशी को एक एनजीओ में भेजती है। बस में बाकी लड़कियां खुशी को मारने लगती हैं क्योंकि उसने नूर को मारा था। एनजीओ में सबको एक कमरे में रखा जाता है। वहाँ सब खुशी को अजीब नजरों से देखते हैं। खुशी तब उनसे बचने के लिए चुपचाप सो जाती है। उधर रोहतक में नीति और सिमरन उन शादी की तस्वीरों पर बात करती हैं। नीति सिमरन से पूछती है, क्या तुम इन्हें जानती हो? इनमें से कोई शायद शबनम को जानता होगा। सिमरन कहती है कि मैं इनमें से किसी को नहीं जानती, पर मेरा एक दोस्त है, शायद वो मदद कर सके। सिमरन तब नीति को लेकर अपने दोस्त से मिलने जाती है। वो आदमी वहाँ पकौड़ी की दुकान चलाता है। नीति उसे वो तस्वीरें दिखाती है, लेकिन वो दुकानदार डर जाता है और कुछ नहीं बताना चाहता। बस कहता है कि इसके बारे में मुंह खोला तो मेरी जान चली जाएगी। फिर भी नीति के जोर देने पर आखिरकार वो बता देता है कि ये लोग लड़कियों का बिजनेस करते हैं। नीति तब पूछती है, ये बड़ी दीदी कौन है? दुकानदार कुछ नहीं बताना चाहता। तब नीति उसे जेल भेजने का डर दिखाती है। दुकानदार तब मजबूरी में उन्हें एक साइड में ले जाता है। नीति फिर से उसे तस्वीर दिखाकर पूछती है, क्या वो किसी को जानता है? दुकानदार तब एक तस्वीर दिखाकर कहता है, इसका नाम सुनील है। नीति और सिमरन तब सुनील के पास चली जाती हैं। इधर विजय और बड़ी दीदी मतलब कि मीना बैठे हुए थे। उन्होंने ही प्लान बनाकर कल्याणी को मरवाया था। तभी वो शूटर विजय को कॉल करता है और कहता है कि पुलिस उसके पीछे पड़ गई है। इसलिए शूटर विजय से एक्स्ट्रा 10 लाख रुपए मांगता है। विजय देने को राजी भी हो जाता है। वो शूटर पैसे लेकर कमला बाग होटल में आने को बोलता है। इधर नीति और सिमरन सुनील के पास तस्वीर दिखाकर पूछती है, ये शादी किसने करवाई थी? सुनील उन्हें कुछ बिना बताए ही वहाँ से भाग जाता है। तभी नीति घर की छत पर एक लड़की को देखती है। लड़की इशारे से उन्हें एक जगह आने को बोलती है। नीति और सिमरन वहां जाकर लड़की का नाम पूछती हैं। लड़की अपना नाम जानकी बताती है। तब नीति कहती है, असली नाम बताओ। इसके बाद लड़की बताती है कि उसका नाम आराधना है। नीति उसे वो तस्वीरें दिखाती है। आराधना कहती है कि ये मेरी शादी की तस्वीर है। नीति पूछती है, शादी किसने करवाई थी? आराधना तस्वीर में 2 लोगों को दिखाकर कहती है, इन्होंने। नीति उनका नाम पूछती है तो आराधना कहती है, एक का नाम विजय है और दूसरे का नाम कुसुम। नीति बड़ी दीदी के बारे में पूछती है तो आराधना तस्वीर में एक औरत को दिखाती है, लेकिन समस्या ये थी कि तस्वीर एकदम धुंधली थी, इसलिए वो बड़ी दीदी का चेहरा देख नहीं पाती। तब नीति कहती है कि हम शबनम बानो को ढूंढ रहे हैं। सुना है उसे भी रोहतक भेज दिया गया था। कल्याणी उसे यहाँ लाई थी, क्या तुम उसे जानती हो? आराधना कहती है, मैं कल्याणी या शबनम नाम के किसी को नहीं जानती। आराधना नीति को उनकी बातचीत के बारे में किसी को नहीं बताने को बोलती है। नीति तब आराधना को एक सेफ जगह पर ले जाना चाहती थी, लेकिन आराधना कहती है कि मैंने यही जीना सीख लिया है, आप बस इन्हें पकड़िए। अगर इससे उन लड़कियों की जान बच जाए तो यही बहुत है। नीति और सिमरन तब वहाँ से चले जाते हैं। इधर लंदन वर्तिका को कॉल करके बताता है कि शूटर कमला बाग होटल में है। वर्तिका और भूपेंद्र तुरंत कमला बाग होटल पहुंच जाते हैं। शूटर्स के कमरे में जाते ही उनकी टक्कर एक आदमी से होती है। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि विजय था, लेकिन वो पुलिस को देखकर भी बहुत आराम से वहां से निकल जाता है। इसके बाद वर्तिका और उसकी टीम अंदर जाती है और शूटर्स को मरा हुआ पाती है। तभी भूपेंद्र को होश आता है। वो चारों तरफ कातिल को ढूंढने लगता है। इसी बीच अचानक वो कातिल बिल्कुल भूपेंद्र के सामने आकर खड़ा होता है। वो उसके सिर पर बंदूक तानकर धमकी देता है कि तुम पुलिस के आदमी हो, इसीलिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अगर पीछा किया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। इस अचानक हुई घटना से भूपेंद्र इतना हैरान हो जाता है कि वो एक कदम भी हिल नहीं पाता। हालांकि इसके बाद वो थाने जाकर उस कातिल का स्केच बनवाता है। वर्तिका उसे देखकर कहती है, अरे ये आदमी कातिल नहीं है, कातिल तो ये है, इसका नाम विजय है। नीति ने रोहतक से ये फोटो भेजी है। इधर रात को विजय मीना से कहता है, हमें रात में ही लड़कियों को लेकर निकलना होगा, नहीं तो वर्तिका हमें पकड़ लेगी। तब मीना कहती है, कुसुम को कहना होगा कि लड़कियों को तैयार रखे और जॉन को डिलीवरी के लिए फोन करना होगा। मीना जॉन को कॉल करती है, लेकिन जॉन उसका फोन काट देता है। तब हम देखते हैं कि जॉन एक लड़की की लाश को ठिकाने लगा रहा था। इधर नीति और सिमरन मीना के ट्रेनिंग सेंटर पर जाकर लड़कियों को बचा लेती हैं। साथ ही वो कुसुम को भी पकड़ लेती हैं। नीता उसे बड़ी दीदी उन लड़कियों और शबनम के बारे में पूछती है, लेकिन कुसुम उन्हें कुछ नहीं बताती। वो तो पुलिस से डर भी नहीं रही थी। कुसुम को गुस्सा आता है और वो कुसुम के सिर पर बंदूक रखकर उन्हें डराना शुरू करती है। इसके बाद पूछती है कि शबनम को कहाँ बेचा है। तब कुसुम बताती है कि शबनम को राजस्थान के झुंझुनू नगर में बेचा गया है। नीति शबनम के पति का नाम पूछती है तो कुसुम तेजपाल नाम
नाम बताती है। नीति पूछती है कि शबनम को वहाँ किस नाम से बुलाया जाता है। कुसुम कहती है सुनीता। नीति जब कुसुम से बड़ी दीदी कहाँ है पूछती है तो कुसुम कहती है कि वो तो हर जगह है। कुसुम की आंखों में बिल्कुल भी डर नहीं था। नीति तब उसे गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाती है। इसके बाद वो वर्तिका को फोन करके बताती है कि शबनम की लोकेशन मिल गई है, वो झुंझुनू नगर में है और उसे तेजपाल नाम के एक आदमी को बेचा गया है। वर्तिका भी कल नीति के साथ झुंझुनू नगर जाने को बोलती है। इधर विजय उन लड़कियों को एक कंटेनर में भरकर कहीं के लिए निकल जाता है। वो राजस्थान पहुंचकर लड़कियों को एक बस में बैठा देता है। उनमें सोनम भी थी। अगले दिन रोहतक जेल से कुसुम की जमानत हो जाती है। दो लोग आकर उसे वहां से बाहर ले आते हैं। कुसुम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जेल से निकलती है और जाते हुए सिमरन से कहती है, मैं तो छूट गई, अब तुम कैसे बचोगी। कुसुम वहां से निकलकर एक मेन रोड पर आती है। वहां एक कार में मीना उसका इंतजार कर रही थी। कुसुम मीना से कहती है, मुझे माफ कर दो दीदी। तब मीना कहती है, मैंने तुझ पर भरोसा किया था और तूने पुलिस को घर तक बुला लिया। तब कुसुम कहती है, दो पुलिस वालों ने आपके और आपकी लड़कियों के बारे में पूछा, इसीलिए सावधान रहिएगा। तब मीना कहती है कि तू अपनी फिक्र कर। मीना कुसुम को पैसे से भरा एक बैग देती है और वहां से चली जाती है। वो दिल्ली के लिए निकल चुकी थी। इधर झुंझुनू नगर में नीति वर्तिका का इंतजार कर रही होती है। वर्तिका के पहुंचने के बाद वो तेजपाल के घर जाती है। वहां जाकर सुनीता के बारे में पूछती है। तब तेजपाल की फैमिली बताती है कि सुनीता उनके ट्रैक्टर में आग लगाकर यहाँ से भाग गई। तेजपाल सुनीता के बारे में कुछ नहीं बताता। गाँव के लोग भी सुनीता को ढूंढना चाहते हैं, साथ ही उन पर बदनाम करने और ट्रैक्टर जलाने के लिए उसे सजा भी देना चाहते हैं। इधर मीना का ड्राइवर उसे बताता है कि एक कार काफी देर से उनका पीछा कर रही है। मीना पीछे मुड़कर कार को देखकर चिंता में पड़ जाती है। उधर सिमरन रोहतक में एक संदिग्ध नई कार का नंबर नोट करती है और एक आदमी को उसके बारे में डिटेल्स निकालने को बोलती है। वर्तिका भूपेंद्र और नीति से कहती है कि गांव वालों से पहले हमें सुनीता को ढूंढना होगा। भूपेंद्र कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर लड़की को भागना ही था तो वो ऐसे ही भाग सकती थी, उसने ट्रैक्टर जलाया क्यों। वर्तिका भूपेंद्र से कहती है, झुंझुनू के पुलिस वालों को हर जगह चेक पोस्ट लगाने को कहो, अगर किसी भी औरत को देखे तो उसे चेक करे। वर्तिका को रास्ते में एक आदमी बैठा हुआ दिखाई देता है। वो वहां पर कार को रोकती है। वो आदमी बस का इंतजार कर रहा था। वर्तिका भी कार से नीचे उतरती है। कुछ देर बाद वहां बस आती है तो वो आदमी उसमें चढ़ जाता है और तभी खेत से एक औरत भागकर बस में चढ़ जाती है। वर्तिका ये नोटिस करती है और बस को रुकवा देती है। इसके बाद वो चेक करने के लिए बस में चढ़ती और सुनीता कहकर आवाज लगाती है, लेकिन वहाँ सबका मुंह ढका था और सुनीता नाम पर किसी ने जवाब नहीं दिया। इसके बाद वर्तिका जब शबनम कहकर आवाज लगाती है तब शबनम बाहर आती है। वो शबनम को लेकर थाने आ जाती है। थाने आते ही मीडिया वाले शबनम को घेर लेते हैं और उसे सवाल करने लगते हैं कि वो इतने छोटे बच्चे को कैसे छोड़ सकती है। वर्तिका जैसे तैसे शबनम को उनके बीच से निकालकर ले जाती है। इधर नीति सिमरन को बता देती है कि शबनम मिल गई। तब सिमरन भी उसे बता देती है कि कुसुम की जमानत हो गई है और जाते वक्त वो धमकी भी देकर गई है। थाने में आकर शबनम वर्तिका से कहती है कि बाहर लोग ये सब क्या बोल रहे थे, मैं अपने बच्चों को क्यों बेचूंगी। नीति शबनम से पूछती है कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं। शबनम कहती है, मेरे 3 बच्चे हैं। शबनम अपने बच्चों की तस्वीरें निकालकर कहती है, ये सानिया, ये समीर और ये सबसे छोटी सना। असल में नूर का असली नाम सना था। वर्तिका शबनम को शुरू से हुई सारी घटना बताने को बोलती है। तब शबनम बताती है कि वो बिहार में रहती थी। 16 साल की उम्र में उसने एक लड़के से प्यार किया। माँ बाप को बताए बिना भागकर शादी कर ली। वर्तिका पूछती है, दिल्ली कैसे आई तुम। शबनम कहती है कि मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया, मैं अकेले बच्चों को संभाल नहीं पा रही थी। तभी बॉबी नाम के एक लड़के से मुलाकात हुई। वो दिल्ली में रहता था। उसने कहा था कि वो मुझसे प्यार करता है और मेरे साथ मेरे बच्चों की भी जिम्मेदारी लेगा। उसकी बात मानकर मैं दिल्ली चली गई, लेकिन दिल्ली आने के बाद मैं उसे ढूंढ नहीं पाई। उसकी जगह कल्याणी आ गई। उसने खुद को बॉबी की बहन बताकर मुझे अपने साथ ले गई। शबनम ये भी बताती है कि कल्याणी के कहने पर उसने वहाँ एक आदमी से शादी कर ली थी। उसने सोचा कि वो अपने बच्चों को अपने साथ रख पाएगी, लेकिन कल्याणी कहती है कि वो उसके बच्चों का ख्याल रखेगी। उसने मेरी बड़ी बेटी सानिया को अपनी बेटी दीपा को बेच दिया और समीर को दिल्ली के एक आदमी को बेच दिया। उसने कहा था कि वो सना का ख्याल खुद रखेगी। इसके बाद कल्याणी ने मुझे बड़ी दीदी को सौंप दिया। वर्तिका पूछती है, क्या तुम उस बड़ी दीदी को पहचान पाओगी, उसका नाम क्या है। शबनम कहती है कि उसे मीना कहकर बुलाते हैं। वर्तिका उसका पूरा नाम पूछती है तो शबनम कहती है कि मुझे उसका पूरा नाम तो नहीं पता, सिर्फ मीना नाम ही सुना है। वो ये भी कहती है
है कि उसे मेरे बच्चों की कोई परवाह नहीं थी। शुरू के कुछ दिन उसने मेरे बच्चों को एक फार्म हाउस में रखा था। वर्तिका पूछती है फार्म हाउस कहाँ है? शबनम कहती है मैं नहीं जानती। कल्याणी ने मुझे तेजपाल को बेच दिया था। तेजपाल के घर वालों ने मुझे गुलाम बनाकर रखा था। तेजपाल ने मुझसे बेटा चाहा था लेकिन मैं उससे सच नहीं बता पाई। दरअसल मीना ने मेरा बच्चा दानी बंद करवा दिया था, जिसकी वजह से मैं और बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी। ये सुनकर तेजपाल को बहुत गुस्सा आया, लेकिन मीना ने उसे इस बारे में कुछ बताया नहीं था। तेजपाल ने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, जिसकी वजह से शबनम को गुस्सा आया और उसने ट्रैक्टर में आग लगाकर वहां से भाग गई। वर्तिका उसे बताती है कि कल्याणी मर चुकी है। शबनम तब अपने बच्चे सना के बारे में पूछती है। वर्तिका कहती है सना हमारे पास ही है, वो हॉस्पिटल में है। शबनम अपने बच्चे से मिलने के लिए बेचैन हो जाती है। तब वर्तिका शबनम को हॉस्पिटल में ले जाती है। सना को उस हालत में देखकर शबनम रोने लगती है। इधर वर्तिका के पति विवेक एक कॉन्फ्रेंस में थे जहां वर्तिका नहीं गई। इस वजह से विवेक को थोड़ा इंसल्ट महसूस होता है। रात को नीति अपने नए घर में शिफ्ट होती है और उनके एक्स हस्बैंड देवेंद्र उन्हें छोड़ने आते हैं। नीति उसे बताती है कि वो एक बच्चा गोद लेना चाहती है, जिस पर देवेंद्र इमोशनल होकर उसका साथ देता है और कहता है कि वो एक बहुत अच्छी माँ बनेगी। रात को विवेक और वर्तिका में बहस होती है क्योंकि वर्तिका प्रोटोकॉल के बजाय लड़कियों को ढूंढने को ज्यादा जरूरी मानती है। अगले दिन कुसुम एक गोदाम साफ करती है जहां विजय लड़कियों को लाता है। वर्तिका एनजीओ में खुशी का हाल जानने जाती है और लंदन से उन्हें मृदुल खन्ना नाम के एक आदमी की जानकारी मिलती है। इधर रोहतक में सिमरन को शांति विलास नाम का घर का पता चलता है। वो वहां पहुंचती है। नेटवर्क ना होने के कारण वो नीति को कॉल नहीं कर पाती और तभी एक आदमी पीछे से आकर सिमरन का मुंह दबाकर उसे किडनैप कर लेता है। रात को भूपेंद्र और वर्तिका मृदुल खन्ना के होटल पहुंचते हैं। वर्तिका वहां मीना से मिलती है जो शुगर कम होने का नाटक करके उसे चकमा दे देती है और वॉशरूम के बहाने भाग जाती है। भूपेंद्र जब बताते हैं कि कमरा खाली है तब वर्तिका को वेटर से पता चलता है कि मृदुल खन्ना की टेबल वहीं थी जहां अभी मीना बैठी थी। वर्तिका तुरंत टीम को अलर्ट करती है पर मीना फायर अलार्म बजाकर भीड़ का फायदा उठाकर भाग जाती है। मीना भागते समय जॉन को कहती है कि डिलीवरी में 10 लड़कियों की कमी है और वो फिलहाल 30 लड़कियां ही भेज पाएगी। जॉन नाराज होता है। मीना और विजय अब भाईजी को कम पैसे देकर थोड़ा और समय मांगने का फैसला करते हैं। इधर अगले दिन नीति रोहतक थाने में सिमरन के बारे में फोन करके पूछती है। इंस्पेक्टर उसे बताता है कि सिमरन उस दिन ऑफिस या घर पर नहीं आई। नीति इंस्पेक्टर की लापरवाही पर चिढ़ जाती और कहती है कि आप लोगों ने सिमरन को ढूंढा नहीं। इंस्पेक्टर कहता है चिंता की कोई बात नहीं, वो समय पर आ जाएगी। ये सुनकर नीति फोन काट देती है, लेकिन उसे लगता है कि सिमरन के अचानक गायब हो जाने के पीछे कोई राज जरूर है। इसलिए वो वर्तिका को ये बात बताती है और रोहतक जाने का परमिशन मांगती है। उधर कुछ गुंडों ने सिमरन को बेहोशी की हालत में पकड़कर एक सुनसान घर के अंदर बंद कर दिया था। इस बीच बिमला और जयराज कल्याणी की बेटी दीपा से मिलने पहुंचते हैं, जो अपनी माँ के बिजनेस में मदद करती थी। दीपा पहले शबनम के बच्चों के बारे में बताने से इनकार करती थी। तब बिमला उसे वार्निंग देती है कि उसकी माँ एक खतरनाक गैंग के साथ काम करती है और अगर वो सच नहीं बताएगी तो वो उसे भी नहीं बचा पाएंगे। दीपा डर जाती है और पुलिस को शबनम के बच्चों की ठिकाने बता देती है। लड़की को एक भिखारी गैंग को बेचा गया था। अगले दिन जयराज और उसके लोग स्टेशन पर जाकर उस गैंग के लोगों को पीट कर लड़की को बचा लेते हैं। वर्तिका ये सुनकर थोड़ी खुश होती है। वर्तिका के दिमाग में अभी भी मीना की शानदार एक्टिंग घूम रही थी। भूपेंद्र उसे सलाह देता है कि मीना अब शहर छोड़कर दूसरे शहर जाएगी, इसलिए वर्तिका अपनी टीम को मीना और विजय की तस्वीरें स्टेट के सभी थानों में भेजने को बोलती है। मीना जॉन को लड़कियों की फोटो भेजती है जिनमें जॉन को सोनम सबसे ज्यादा पसंद आती है। मीना गोडाउन में सोनम की जॉन से बात करवाती है। विजय भाईजी के लोगों से कांटेक्ट न कर पाने पर उसके ऑफिस जाने का फैसला करता है और मीना भी साथ में जाने की जिद करती है। उधर पुलिस टीम शबनम के बेटे को बचाती है, जिसे दूसरे शहर में किसी और आदमी ने खरीदा था। हालांकि वो उसे कोई बुरा काम नहीं करवाता था, पर उसका दिमाग इस तरह से ब्रेन वॉश कर दिया गया था कि वो अपनी माँ के पास जाने को तैयार ही नहीं था। बहुत समझाने के बाद वो पुलिस के साथ जाने को राजी होता है। शबनम अपने बच्चों को पाकर बहुत खुश होती है और वर्तिका को भी तसल्ली मिलती है। मीना और विजय भाईजी के ऑफिस पैसे लेकर पहुंचते हैं। पैसे कम होने पर भाईजी के लोग काम करने से मना कर देते हैं। मीना गुस्से में आकर एक आदमी को गोली मार देती है। विजय चौंक कर बाकी लोगों को गोली मारकर वहां से निकल आता है। बाहर विजय मीना को डांटता है क्योंकि भाईजी एक ताकतवर आदमी है जिससे झगड़ा करना खतरा मोल लेना है। मीना माफी मांगती है और विजय को समझाती है कि 24 घंटे में डिलीवरी होने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। विजय को शक था पर वो बात नहीं बढ़ाता। नीति रोहतक थाने पहुंचकर फिर इंस्पेक्टर से सिमरन के बारे में पूछती
देती है। इंस्पेक्टर की लापरवाही देखकर नीति को गुस्सा आता है। वो डांटती है, जिसके बाद इंस्पेक्टर माफी मांगता है और अपनी टीम को नीति की मदद करने को बोलता है। नीति सिमरन की डेस्क पर तलाशी लेती है और पाती है कि सिमरन एक सोलर पैनल वाले घर पर रिसर्च कर रही थी। वो समझ जाती है कि सिमरन उसी घर की खोज में मुसीबत में फंसी होगी और वो अपनी टीम के साथ उस घर की लोकेशन पर पहुंच जाती है। पुलिस को देखते ही वहां के गुंडे भागते हैं, पर पुलिस एक को पकड़ लेती है। सिमरन को बचाने के बाद गुंडों से पता चलता है कि वो मीना के आदमी है और मीना के कहने पर ही उन्होंने सिमरन को किडनैप किया था। सिमरन गुंडे को मजबूरी में विजय को फोन करने को बोलती है और उल जलूल बातें करके उसे बिजी रखती है ताकि पुलिस लोकेशन ट्रैक कर सके। विजय को शक होता है तो नीति फोन छीन लेती है, पर कुछ कहती नहीं। विजय पक्का हो जाता है कि पुलिस पहुंच गई है। वो कॉल काट देता है, सिम तोड़ देता है और मीना को ये बात बताता है। मीना चिंता में पड़ जाती है और वो लड़कियों को लेकर भागने की तैयारी करते हैं, पर तब तक पुलिस वहां पहुंच जाती है। विजय मीना को लड़कियों को लेकर भाग जाने को बोलता है और खुद बंदूक लेकर पुलिस की गाड़ियों पर गोली चलाकर उनका ध्यान भटकाता है। फिर वो भागने की कोशिश करता है। पुलिस उसका पीछा करती है और उसकी गर्दन पर गोली मार देती है। विजय कमजोर होकर भी उठता है और भाग जाता है। पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाती, पर विजय का मोबाइल वहीं गिर जाता है, जिसे पुलिस उठा लेती है। मीना अब विजय को फोन करती है तो उसका फोन बंद दिखता है, जिस पर वो चिंता में पड़ जाती है। इस बीच वो मुंबई पहुंच जाते हैं और लड़कियों को एक पोर्ट पर कंटेनर में बंद कर देते हैं, जहां से उन्हें जॉन के पास भेजा जाना था। इधर शबनम अपने बच्चों के साथ हॉस्पिटल में बैठी थी। अचानक नूर की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है और उसकी हार्ट बीट रुकने लगती है। डॉक्टरों की कोशिश के बावजूद नूर की जान नहीं बच पाती। वर्तिका ये खबर सुनकर हॉस्पिटल पहुंचती है। शबनम रोते हुए कहती है कि उसकी बेटी उसे छोड़कर चली गई और उसे ये भी नहीं पता चला कि उसकी माँ उसके पास लौट आई थी। वर्तिका ये सब सुनकर सन्न रह जाती है। मीडिया के वहां जमा होने पर वर्तिका उनसे बात करती है और कहती है कि नूर की माँ और दूसरी लड़कियां असली अपराधी नहीं हैं, वो खुद भी विक्टिम हैं और हालात का शिकार हैं। वो मीडिया से कहती है कि फालतू में उन्हें अपराधी की लिस्ट में शामिल ना करें। ये सुनकर भीड़ में खड़ी वर्तिका की बेटी भी अपनी माँ पर गर्व महसूस करती है। वर्तिका ऑफिस लौटकर देखती है कि नीति अकेली बैठी रो रही थी और उसके हाथ में नूर का ब्रेसलेट है। वर्तिका देखती है कि नीति के सामने गोद लेने वाले कागज रखे हैं। नीति मन ही मन नूर को गोद लेना चाहती थी, लेकिन इससे पहले ही वो बच्ची दुनिया से चली गई। यही सोचकर नीति बहुत ज्यादा दुखी थी। इधर मीना गोडाउन में लड़कियों को झूठी नौकरी का स्पीच दे रही थी। तभी एक लड़की को लगातार खांसी आती है। मीना पहले तो नजरअंदाज करती है, पर गुस्से में आकर एक दुपट्टे से उस लड़की का मुंह बंद कर देती है और उसे मारने लगती है। सोनम गुस्से में विरोध करती है और मीना से कहती है कि झूठी कहानी सुनाने पर तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मीना को गुस्सा आता है, पर जॉन की पसंद होने की वजह से वो सोनम को ज्यादा टॉर्चर नहीं करती। वो सोनम का मुंह दबाकर धमकाती है कि वो उन्हें अंधेरे से रोशनी में ले जा रही है और ज्यादा बड़बड़ करने पर वो यहीं उसे गाड़ देगी। ये सुनकर सभी डर जाते हैं। पुलिस विजय का फोन ऑन करके जानकारी निकालने की कोशिश करती है, पर डिस्प्ले खराब होने पर उन्हें इससे कोई ज्यादा उम्मीद नहीं थी। हायर अथॉरिटीज से वर्तिका पर केस सुलझाने का दबाव था। आईजी केस सीबीआई को देना चाहते थे, पर वर्तिका उन्हें मना करती है। आईजी उसे आखिरी मौका देते हैं और वार्निंग देते हैं कि इस बार गलती हुई तो सबका करियर खत्म हो जाएगा। उसी बीच विजय के फोन पर मीना का कॉल आता है। हड़बड़ी में ऑफिसर कॉफी गिरा देता है और कॉल कट जाता है। मीना को शक होता है और वो तुरंत सिम तोड़कर फेंक देती है। वर्तिका कंट्रोल रूम आती है। उधर मीना लड़कियों को कंटेनर में लोड करने की तैयारी कर रही थी जब जॉन का कॉल आता है। जॉन फिलहाल 30 लड़कियों को लेने को राजी होता है, पर मीना को लापरवाही के लिए डांटता भी है। कुसुम लड़कियों को नींद की गोलियां खिलाता है। सोनम पहले मना करती है, पर जोर देने पर गोली खा लेती है। कुसुम को शक होता है, पर सोनम का मुंह खाली देखकर वो संतुष्ट होती है। असल में सोनम ने गोली निगली नहीं थी। सभी लड़कियां बेहोश हो जाती है, सिर्फ सोनम और उसकी सहेली रानी को होश रहता है। कंटेनर में लोड करते समय रानी बहुत बीमार पड़ जाती है और कुसुम जब पानी लेने जाती है तो रानी सोनम को भाग जाने को बोलती है। सोनम वहां से भागना शुरू करती है। मीना उसे देखकर अपने आदमियों को भेजती है, पर वो उसे ढूंढ नहीं पाते। 30 की गिनती पूरे करने के लिए मीना सोनम की जगह कुसुम को ही बेहोश करके कंटेनर में डाल देती है, लेकिन संयोग से उसी समय पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और उस पोर्ट को घेर लेती है। पुलिस को पता चलता है कि ये मीना के दूसरे कॉल को ट्रैक करने से हुआ था। वर्तिका बिमला को एग्जिट पॉइंट पर छोड़कर कंटेनर ढूंढना शुरू करती है। सोनम उन्हें मिलती है और कंटेनर का नंबर और रंग बताकर पुलिस की मदद करती है। बिमला को अकेला देखकर मीना और उसके 2 साथी भागने की कोशिश करते हैं। मीना कहती है कि अगर बिमला को मारना भी पड़े तो पीछे मत हटना, लेकिन सोनम उन्हें देखकर बिमला को अलर्ट कर देती है। गोलीबारी में मीना के दोनों साथी मारे जाते हैं और मीना भाग जाती है। वर्तिका पीछा करके मीना को पकड़ लेती है। तब मीना कहती है कि मुझे गिरफ्तार
गिरफ्तार करके क्या फायदा होगा। हर रोज देश के कोने कोने में लड़कियों को बेचा जा रहा है, कभी सामाजिक तौर पर शादी के नाम पर तो कभी गैर कानूनी धंधे के नाम पर। सिर्फ मुझे गिरफ्तार करने से या मार डालने से क्या इन सबको बचाया जा सकता है। उसकी ये बात सुनकर वर्तिका भी चुप हो जाती है, क्योंकि मीना बुरी थी पर उसकी ये बातें सच थी। इसके बाद मीना अपनी कहानी बताने लगती है। उसे बचपन से ही बहुत जुल्म सहकर बड़ा होना पड़ा। शादी के बाद पति भी अपना अधिकार जताने के नाम पर लगातार उस पर हैवानियत करता रहा। समाज के लोगों ने उसके मन को जहरीला बना दिया, इसीलिए उसने मजबूरी में ये रास्ता चुना। हालांकि मीना इमोशनल होकर ये बातें कह रही थी, पर वर्तिका उसकी बातों से ज्यादा सहमत नहीं थी, क्योंकि मीना थोड़ी कोशिश करती तो ईमानदारी से जिंदगी जी सकती थी, लेकिन उसने गलत रास्ता चुना और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। ये सब कहकर वो मीना को गिरफ्तार करने ही वाली थी, तभी विजय आकर वर्तिका पर गोली चला देता है और मीना को वहां से भाग जाने को बोलता है। वर्तिका तब उसे रोकने के लिए उस पर गोली चला देती है। इससे विजय वहीं मारा जाता है। मीना ये सह नहीं पाती, वो गुस्से में पुलिस वालों पर गोली चलाना शुरू करती है। तब वर्तिका फिर से आकर उसके सामने खड़ी होती है। मीना उसे गोली मारने ही वाली थी, उससे पहले ही वो मीना को गोली मारकर उसे खत्म कर देती है। अगले दिन मैजिस्ट्रेट के ऑफिस में खुशी के केस पर स्पेशल अपील की जाती है। वहाँ खुशी की उम्र और उस पर हुए अत्याचारों को ध्यान में रखते हुए उसे एक स्पेशल एनजीओ में भेजने का फैसला किया जाता है, जहाँ खुशी अच्छे से जी पाएगी और सुंदर भविष्य बनाने का मौका मिलेगा। मैजिस्ट्रेट का फैसला सुनकर खुशी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। इसके बाद वर्तिका उसके सामने खड़ी होती है तो खुशी रोते हुए कहती है, नूर मेरी बेटी जैसी थी। ये सुनकर वर्तिका कहती है, और तुमने उसे बचाने की पूरी कोशिश भी की। ये सुनकर खुशी और भी ज्यादा इमोशनल होती है, क्योंकि वर्तिका की तरह आज तक किसी ने उसकी भावनाओं को समझा नहीं था। इसीलिए वो दिल से वर्तिका को धन्यवाद कहती है और ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।